ओके जी, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम लोगों ने रिटर्न को डिस्कस कर लिया था और रिटर्न कैसे मेजर करते हैं। हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न यानी कि नॉमिनल वर्सेस रियल रिटर्न को भी डिस्कस कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ रिस्क, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिटर्न और रिस्क दोनों को ही इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है, बल्कि देनी भी चाहिए। तो जब रिटर्न को डिस्कस कर लिया तो नेक्स्ट टर्न इज़ रिस्क। अब रिस्क किन टाइप्स का होता है वो ज़रा पहले हम देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क। द फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क। नाम से ही आइडिया आ रहा है। इंटरेस्ट रेट आपको गारंटीड नहीं होता, लाइक इट कैन फ्लक्चुएट। आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, बेसिकली यहाँ पे एक सवाल ये आना चाहिए लाइक कि इंटरेस्ट रेट नॉर्मली बॉन्ड्स का तो कांस्टेंट होता है, तो वो लेकिन चूँकि इकोनॉमिक कंडीशंस अगर फ्लक्चुएट करेंगी तो आपका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा। उस फ्लक्चुएशन से आपके जो बॉन्ड की करंट प्राइस है वो भी चेंज हो सकती है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट कभी भी आपको सिक्योर्ड नहीं होता, और अगर सिक्योर्ड हो भी तो जो नेक्स्ट आने वाले बॉन्ड्स हैं उनके चेंजेस की वजह से, इंटरेस्ट रिटर्न्स की वजह से आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस भी चेंज हो सकती है। देन है मार्केट रिस्क। मार्केट कौन सी है? स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट पे दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ जो ट्रेड हो रही हैं हर वक्त। अब मार्केट के हालात क्या हैं, इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं। बाज़ात मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है, बाज़ात ट्रांजैक्शन है, बाज़ात ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है। तो ये सारा जो अमल है वो आपकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को अप एंड डाउन कर रहा होता है। आप अक्सर न्यूज़ वगैरह में देख रहे होते हैं तो आ रहा होता है ना कि फ़लाँ कंपनी के शेयर्स इतने पॉइंट से कम हो गए या बढ़ गए। तो वो जो मार्केट है, मार्केट में आपके जो सिक्योरिटीज़ की प्राइस है या डिमांड है या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैनिपुलेट की जाती है वैसे तो, लेकिन उसकी जो डिमांड में फ्लक्चुएशन है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी यू हैव परचेज्ड, और अल्टीमेटली द रिटर्न इज़ ऑब्वियसली अफेक्टेड बाय दैट। थर्डली, इन्फ्लेशन रिस्क। अब हम सब बहुत चीज़ जानते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह से अफेक्ट कर रही है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर ओवर द ईयर्स इन्फ्लेशन बढ़ी ही है। तो आज से लाइक बहुत साल पहले, या अगर आप अपना बचपन देख लें, तो जो वैल्यू थी, जो परचेजिंग पावर थी आप लोगों की, बड़ों की, वो आपकी नहीं है, और जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनकी परचेजिंग पावर शायद इससे भी कम हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस हिसाब से ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट सिर्फ परचेजिंग पावर को इफेक्ट नहीं कर रहा, आपके रिटर्न्स को भी इफेक्ट कर रहा है। हमने अभी बढ़ा है रियल एंड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो नॉमिनल रेट भले आपको वो 20% भी दे दें, लेकिन अगर आपका इन्फ्लेशन 19% है तो यू विल गेट जस्ट 1% आउट ऑफ दैट। फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन आपके लिए आपके जो रिटर्न्स है उसको कम कर रही है, मिनिमाइज़ कर रही है। तो जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो बेसिकली आपका रिटर्न भी उतना ही कम होना चला जाएगा। तो ये रिस्क है ना कि यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू हैव सपोज्ड फॉर। उसके बाद आता है बिजनेस रिस्क। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत सारे कंट्रीज़ में बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। दे ट्राई टू प्रमोट बिजनेसेस। आप उनका प्रमोट करने के लिए वो बाज़ात टैक्सेस कम लगाते हैं कुछ सर्टन एरियाज़ के अंदर, कि आप यहाँ पे अपनी कोई फैक्ट्री या मिल खोलें या कुछ इंडस्ट्री लगाए तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स फ्री जोन्स कहते हैं, या बहुत मिनिमल टैक्स लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम आपको कोई ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो हम आप पर ड्यूटीज़ कम कर देंगे। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो प्रमोट कर रहे होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर एंटरप्रेन्योर्स। वाई? क्योंकि बिजनेसेस से सिर्फ किसी भी एंटरप्रेन्योर को रेवेन्यू नहीं आ रहा ना, बिजनेसेस से उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। मुल्क की जो नेशनल इनकम है बढ़ रही होती है, तो ओवरऑल इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी पॉजिटिवली। तो बिजनेस रिस्क भी है। क्यों? कि अगर आपके मुल्क में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, जो कि राइट नाउ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। अगर आप को जाने वाले फैसलाबाद में रहते हो तो यू विल हैव टू कम टू नो कि
वहाँ पे बहुत सारे जो उनके, आपको पता है ना कि फैसलाबाद इज़ वन ऑफ द सेंटर हब फॉर टेक्सटाइल इन पाकिस्तान। तो वहाँ पर बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं, या जो चल भी रहे हैं वो बहुत सारे बंद होने के करीब हैं। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं। अब कमर्शियल का जो रेट है बिजली का वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेजिडेंशियल, तो वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। फिर अगर बिजली वैसे ही कम है हमारे पास, जब आती है तो फिर बिल बहुत ज़्यादा है कि वो लोगों के लिए फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया है कि उन्होंने अपने अपने पूरे यूनिट उठा के दे हैव मूव टू बांग्लादेश। अब सोचें, बांग्लादेश हमसे कोई वो ऐसा मुल्क नहीं था लाइक जो बहुत हम बात करते हैं गोरों की, हम बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर्स की। तो बांग्लादेश तो हमसे ही आज़ाद हुआ है ना, ऐसा मुल्क है, हमारे बाद बना मतलब। बट दे हैव ग्रोन सो वेल कि वहाँ पर लोग अब जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि दे आर फैसिलिटेटिंग द एंटरप्रेन्योर्स। सो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जिसने पैसा लगाया है। देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ें कि हलाल है कि हराम है, इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन व्हेन यू ट्राई टू इन्वेस्ट समवेयर, तो आपने कोई वो नहीं करनी है ना, चैरिटी थोड़ी करनी है कि जहाँ पर रिटर्न नहीं आए तो खैर है। आपने लाजमन वहाँ पर उनसे एक्सपेक्टेशन या डिमांड करनी होती है कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पैसा डुबोना नहीं है अपना। तो इफ़ इन्वेस्टर विल नॉट गेट एनी थिंग तो वो क्यों पैसा लगाए। तो ये है बेसिकली आपका बिजनेस रिस्क। अब आती हूँ फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर। फाइनेंशियल रिस्क में क्या होता है कि जी फाइनेंस से वर्ड निकला हुआ है। अब यहाँ हम एक डेट पढ़ते हैं ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्विटीज़, डेट और इक्विटी। तो यहाँ पर हम डेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। आपको डेट फाइनेंसिस कितना इजीली अवेलेबल है। देखिए, बाज़ का ऐसा होता है कि बिजनेसेस को अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको डेट पे जाना पड़ता है। तो क्या डेट इजीली अवेलेबल है कि आपके फाइनेंशियल मार्केट्स, के आपके बैंक्स, के आपके इंश्योरेंस कंपनीज या डिफरेंट जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो आपको कर्ज देने को तैयार हैं इजीली। क्योंकि आप बिज़नेस चलाने के लिए आपको पैसा तो रिक्वायर्ड है, चाहे वो इक्विटी हो या फाइनेंस हो। तो अगर आप खुद इतने वो नहीं हैं, इस्टेब्लिश नहीं है, आप खुद इक्विटी फाइनेंस रेज नहीं कर सकते हैं, तो यू विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द डेट फाइनेंस। तो फाइनेंशियल रिस्क यही है कि आपके पास वो कर्ज अवेलेबल है, और अगर वो कर्ज अवेलेबल है तो यू विल हैव टू पे देम इंटरेस्ट कॉस्ट एवरी ईयर। तो क्या आप इतने वो हैं, स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आप इंटरेस्ट पे कर सकें, राइट। देन लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी को आप सब समझते हैं कि बेसिकली वेरी शॉर्ट डेफिनेशन इज़ कैश इन हैंड, कि मतलब आपके पास क्या पैसा है अवेलेबल। होता क्या है कि बाज़ात आपको जो है वो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बाज़ात बहुत दफ़ा ख़रीदनी पड़ती हैं और बेचनी पड़ती हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपने सेल आउट की एंड यू गेट द कैश इमीडिएटली, क्योंकि हाईली लिक्विड सिक्योरिटी। कुछ जगहों पर प्रॉब्लम क्या आता है लिक्विडिटी के अंदर कि फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसने किसी भी सिक्योरिटी को ख़रीदा, पर्पस क्या था कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो मैं बेच दूँगा, जनरली करते हैं लोग इस तरह से। अब आपकी सिक्योरिटी भले लिक्विड है, लेकिन चूँकि वो प्राइस अचीव नहीं हो रही है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम टिल द सिक्योरिटी गेट सेट प्राइस। और जब आप वेट कर रहे हो, लेट सपोज आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आपको वो प्राइस अचीव नहीं हो रही, पैसा स्टक हो गया ना, आपको अब लिक्विडिटी इश्यूज होंगे, क्योंकि आपने वो सिक्योरिटी ली क्यों थी, जस्ट प्राइस अप हो और आप बेच दो। अब वो प्राइस अब वो हो नहीं रही, तो यानी कि बाज़ औक़ात आपका पैसा स्टक हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है, यू डोंट गेट द मनी बैक एज सून एज यू डिसाइड, राइट। उसके बाद है जो करेंसी रिस्क। ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि करेंसी रिस्क जब भी दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जब भी आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, तो करेंसी रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी करेंसी या तो स्ट्रेंथन हो रही होती है या वीकन हो रही होती है।
आप ही करेंसी का स्ट्रेंथन या वीकन होना आप ही किसी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट को बराह रास्त अफेक्ट कर रहा होता है। अब मैंने पढ़ाया तो है बट फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो डॉलर चूँकि आपके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो डेफिनेटली द रिटर्न यू विल गेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इट विल बी मल्टीप्लाइड फॉर यू। जब आपको रिटर्न डॉलर्स में आता है तो आप जब उसे कन्वर्ट करेंगे रुपी में तो यू विल गेट मोर करेंसी, मोर रुपीज़। क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि डॉलर इज़ अ स्ट्रॉन्ग करेंसी कंपेयर टू द पाकिस्तानी रुपी। लेकिन अगर आप वही इन्वेस्टमेंट करते हो किसी ऐसे मुल्क की करेंसी में जो आपसे वीक हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको रिटर्न अगर आएगा भी ना तो वो जो इंटरनेशनल करेंसी चूँकि वीक है तो आपको जो रुपी हैं वो कम मिलेंगे, तो यू विल लूज़ योर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से करेंसी रिस्क है वो लाजमन एक रोल प्ले करता है जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो। लास्ट इज़ कंट्री रिस्क, जिस मुल्क में आप रह रहे हो वहाँ के हालात क्या हैं। इसमें पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, हुकूमतों का आना जाना, प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल दे देती हूँ स्मोक की। अब आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ का एनवायरमेंटल इशू हुआ है स्मोक। अब स्मोक ने आपका क्या ख्याल है कि अफेक्ट नहीं किया बिजनेसेस को? तालीमी इदारे तो बंद हुए से हुए ना, वो तो एक और लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन आप सोचें एज अ बिज़नेस पर्सन क्या अफेक्ट नहीं हुए होंगे? रेस्टोरेंट को कहा जा रहा है कि आप 4 बजे बंद कर दें, फिर टेक अवे होगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चले मैं गवर्नमेंट की बात तो खैर कर ही नहीं ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही होती है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस, तो बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंट्स हों। आ रहा होता है ना कि वो मार्केट्स में दुकानें बंद करवा रहे हैं और ये वो, तो ये सारा जो है ना वो उससे अफेक्ट किया है। सो ये सब एग्जांपल दिए मैंने आपको कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं, इट डिपेंड करता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट का भी फिर उस पर प्रॉब्लम होती है, राइट। सो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिस्क। अब इसे मैयर कैसे करना है, अगला सवाल ये है। जैसे हमने रिटर्न को मैयर किया है, ऐसे ही हम रिस्क को मैयर करते हैं। रिस्क इज़ मैयर बाय टू कंस्ट्रक्ट्स, वन इज़ वेरिएंस, अदर इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जो आंसर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका रिस्क ज़्यादा होगा। अब वेरिएंस इज़ डिनोमिनेटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक, इट इज़ सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, सिग्मा स्क्वायर है। अगर मैंने सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं इसका होल अंडर रूट कर लूँगी, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राफ फिगर बनी हुई है 6.2, लेट्स डिस्कस इट। यहाँ पर उसने क्या बताया हुआ है, ग्राफ ऑफ स्प्रेड इन रिटर्न्स फॉर मेजर एसेट क्लासेस ऑफ फॉर द पीरियड। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्फ्लेशन है, ट्रेडेबल्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, S&P है, स्मॉल स्टॉक्स। अच्छा, अब स्प्रेड की बात करें, स्प्रेड मीन वेरिएंस। ठीक है, रिस्क क्या है, वेरिएंस ऑफ रिटर्न कितना वेरी कर रहा है। अगर आपका, जैसे एग्जांपल देती हूँ टी बिल्स की। अब टी बिल्स में चूँकि रिटर्न रिस्क है ही नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो आप देखो कि कोई भी वो नहीं है, स्प्रेड ज़्यादा नहीं है, पता है कि रिटर्न है। फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी रिस्क बहुत कम होता है, लुक एट इट, रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क कम हो गया। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट बराबर है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी है। ठीक, अब यहाँ पर स्प्रेड देखो, स्टैंडर्ड एंड S&P और स्मॉल स्टॉक्स को देखो। अब यहाँ पर वो कंपनीज आती हैं जो 500 होती हैं टॉप की, तो यहाँ पर अगेन रिस्क कम होता है, तो स्प्रेड भी कम है। स्मॉल स्टॉक्स ऑब्वियसली अननोन से ब्रांड्स के होते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्प्रेड है ना, देखो रिस्क इज़ स्प्रेड, कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन की हम बात करें तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये है जी आपका ग्राफ ऑफ स्प्रेड। ओके, अब मैं चूँकि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन बता देती हूँ अभी वैसे
एग्जाम्पल है गिवन है, हम उसको सिर्फ देख लेते हैं। जब भी आपने सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा निकालना है तो आपको जो टी आर गिवन होगा दैट इज़ योर एक्स। ठीक, अब हमने करना क्या है, हमने पहले एक्स की वैल्यूज से निकालना है एक्स बार, और वो कैसे निकलता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। फिर हमें करना है एक्स माइनस एक्स बार अकॉर्डिंग, यानी वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकला हुआ यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, हर एक अगेंस्ट आपने निकाल लिया है एक्स माइनस एक्स बार। जब आपने एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया तो अब आपने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हर वैल्यू का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी, हो गई। जब आपने सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कर लिया, सम ये रहा, ये सम ऑफ, ठीक। तो आपने सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस निकालना है तो सिंपली सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन माइनस वन, यहाँ पर 10 वैल्यूज़ थी तो 9 लिखा होगा, ठीक। और अगर मुझे इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो मैं इसका अंडर रूट यानी कि 1/2 पावर कर लूँगी, ठीक। इसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट इन योर क्लास राइट नाउ, और फिर एक क्वेश्चन भी है तो उस हिसाब से फिर मैंने इसलिए भी डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, अब मैं मूव करती हूँ टूवर्ड्स कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे उस दिन रह गए थे, हमने आई थिंक यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। नहीं, ये किया हुआ 16 नहीं किया हुआ। यूजिंग द टी आर्स फॉर द ईयर 1926 to 1931 फ्रॉम टेबल 6.1 डिटर्मिन द ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस पीरियड। आपको निकालना आता है टी आर की मदद से ज्योमेट्रिक मीन, नथिंग डिफिकल्ट। शो हाउ द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एंडिंग वेल्थ इंडेक्स वैल्यू फॉर 1931 ऑफ 0.7404। अब तो 7.7405 है, ये क्या है आपके लिए, CWI। वो कह रहा है कि सेम वैल्यू देखो, शो हाउ द सेम रिजल्ट, ज्योमेट्रिक मीन ही दोबारा निकालना है लेकिन किसकी मदद से, CWI की मदद से। तो आप लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैन बी फाइंड इट आउट बाय 2 वेज, एक है TR का और एक है CWI का। तो पहले आपने निकालना है विद द हेल्प ऑफ TRs, फिर निकालना है CWI की मदद से, और ऑब्वियसली आपके आंसर सेम होंगे। 17 छोड़ दें, 18 भी, चलो मैं पढ़ लेती हूँ वैसे क्या है मुझे। अकॉर्डिंग टू टेबल 6.6 द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल कॉमन स्टॉक्स फॉर द पीरियड 1926 to 2010 was 99%. Using data from table 6.1, calculate the standard deviation for the years 1981 to 1991 and compare your results. ये डूएबल है, कोई मसला नहीं है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और मैंने अभी बताया आपको कैसे निकलता है, ठीक। पहला वेरिएंस निकालोगे फिर इसका होल अंडर रूट ले लोगे। समवन, हाँ ठीक है, ये आपने करना है, लाजमी करना है। ऐसे आपको रिलेट किया, एग्जांपल दिया है कि पहले इसमें बताया हुआ है कि टेबल 6.6 में स्टॉक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था विच इज़ 19.9%। आपने अब टेबल 6.1 की मदद से निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, पीरियड है 1981 to 1991, ठीक। इस पीरियड के रिटर्न्स गिवन होंगे, यानी कि आपने वो वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं, एक्स बार निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, फिर सम कर लेना है, डिवाइड बाय n-1 कर लेना है, वेरिएंस हो जाएगा। फिर आपने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, गॉट इट। अब आती हूँ 6.19 के ऊपर। Someone offers you a choice between $50,000 to be received 10 years from now or a $20,000 portfolio of share stocks guaranteed to earn a compound annual average rate of return of 8% per year for the next 10 years. Determine the better alternative based solely on this information. बताया हमें क्या चाह रहे हैं, 2 alternatives हैं। एक क्या है, आज से 10 साल बाद ले लो $50,000। अदर वन इज़ कि नहीं, ये छोड़ दो, आप 20,000 के स्टॉक्स खरीदो जो बदले में आपको हर साल 8% का रिटर्न देंगे टिल 10 ईयर्स। इसके अलावा कुछ नहीं बताया वो, पूछ कर रहा है कि इनमें से बेहतर क्या है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए मेरा ख्याल, अब तो यू शुड नो दैट जब भी ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं तो हम कहते हैं कि द बोथ आइटम्स शुड बी कंपेरेबल। एक है अगर आपको याद होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, एक है सिंगल पेमेंट और एक है एन्युटी, ठीक। सिंगल अमाउंट और एन्युटी आपस में कंपेरेबल नहीं है, दोनों को आपने कन्वर्ट करना है।
कन्वर्ट किसको किस में करना है अब इसमें आती हूँ। एक है आज से 10 साल बाद मिलेगी, तो ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। एक क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू है। और एक क्या है, एनविटी। तो आप इस एनविटी को कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्यूचर वैल्यू कि आज से 10 साल बाद एक्चुअली क्या मिलेगा आपको इस स्टॉक्स का, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, आप उसे चूज़ कर लेंगे। तो आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। टिल नाउ दिस एक्सरसाइज या दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड।